हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त डॉक्टर खुशबू टंडन आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर खुशबूज वाइटल केयर में। यूट्रस में गांठें या फाइब्रॉइड्स एक फीमेल में होने वाली एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। इसी वजह से ज़्यादा फीमेल्स को 40 की एज के बाद और कुछ को इससे भी कम की एज में ही यूट्रस निकलवाना पड़ता है। फाइब्रॉइड्स यूट्रस की वे गांठें हैं जो इसके अंदर या बाहरी किनारों पर होती हैं। ये गांठें कैंसर की नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स क्या हैं, उनके होने के कारण क्या हैं, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए, किस तरह वे प्रेगनेंसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अगर फाइब्रॉइड्स हैं तो उसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स उठाने चाहिए और होम्योपैथी कैसे इसमें आपकी मदद कर सकती है। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। फ्रेंड्स, यूट्रस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर 2 ओवरीज होती हैं जिनका बेसिक फंक्शन होता है एक एग रिलीज करना यानी ओवम रिलीज करना। और फ्रेंड्स, ओवरीज फैलोपियन ट्यूब्स के थ्रू एग रिलीज करते हैं, यानी दोनों ओवरीज नीचे एक यूट्रस से कनेक्टेड होती हैं एंड ओवरीज और यूट्रस को कनेक्ट करने के लिए ट्यूब्स होते हैं जिनको फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। तो जब ओवरीज से एग रिलीज होता है वो फैलोपियन ट्यूब से होते हुए आपकी यूट्रस में आ जाता है। जब कोई फीमेल कंसीव करती है तो उसके बाद यूट्रस के ही अंदर फीटस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, यानी कि जिस दिन कंसीव हुआ उस दिन से लेकर के पूरे 9 मंथ्स की जो बेबी की जर्नी होती है अपनी मदर के पेट के अंदर, वो पूरी यूट्रस के अंदर ही होती है। फ्रेंड्स, बहुत लंबे समय से ये देखा जा रहा है कि इंडिया में जो फीमेल्स हैं उनमें से हर दूसरी तीसरी फीमेल को यूट्रस में फाइब्रॉइड होने लगे और यूट्रस में ट्यूमर होने लगे। इसके पीछे यदि हम कारण जानने की कोशिश करें तो ये पता चलता है कि आजकल की 13 से 14 एज की जो लड़कियां होती हैं उनमें जब भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती हैं तो उनको बहुत हाई डोज के स्टेरॉइड्स एंड हार्मोनल मेडिसिन दी जाती हैं, जिसके कारण उनकी बॉडी में बहुत से चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि उनका वेट बढ़ने लगता है, मोटापा बढ़ जाता है, स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स होने लगते हैं। हालांकि उन मेडिसिन से उनके मेंसेस रेगुलर हो जाते हैं, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने लगता है। उनकी बॉडी पे हेयर ग्रोथ होने लगते हैं जिसको हर्सुटिज्म बोला जाता है। इसके साथ ही उनमें बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल चेंजेस आ जाते हैं और उसी के साथ उनके यूट्रस में चेंजेस होने लगते हैं और उन चेंजेस की वजह से ही आगे जब उनकी एज बढ़ती है तो उनको यूट्रस में फाइब्रॉइड होने की या गर्भाशय में रसौली होने की शिकायत हो जाती है। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड, जिसको हम यूट्रस में रसौली भी कहते हैं, इसका मतलब है कि अगर यूट्रस में आपको किसी प्रकार का बिनाइन ट्यूमर ग्रो कर रहा है तो उसे हम यूट्राइन फाइब्रॉइड्स कहते हैं। फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सी कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स कितने टाइप्स के होते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड कई प्रकार के हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो यूट्रस है या जो वूम है तो उसके किस लोकेशन पे ये ग्रोथ या ट्यूमर है, उसके हिसाब से हम इसकी नेमिंग करते हैं। जैसे अगर जो यूट्रस है, यूट्रस की जो आउटर लाइन है उसमें अगर फाइब्रॉइड होता है तो हम इसे कहते हैं सबसेरोजल। जो यूट्रस की मसल है उस मसल के लेयर में अगर फाइब्रॉइड है तो हम इसे बोलेंगे इंट्राम्यूरल। अगर यूट्रस की जो अंदर वाली लाइनिंग है उसके अंदर फाइब्रॉइड है तो हम इसे बोलेंगे सबम्यूकोजल। ऐसा भी हो सकता है कि यूट्रस की जो कैविटी है उसके अंदर आपका फाइब्रॉइड हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि फाइब्रॉइड एक हो सकते हैं, फाइब्रॉइड मल्टीपल हो सकते हैं, फाइब्रॉइड छोटा हो सकता है और फाइब्रॉइड बड़ा भी हो सकता है। तो किसी भी तरह का फाइब्रॉइड हो सकता है। दोस्तों, अगर फाइब्रॉइड किसी को हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? तो इसका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन थोड़ा रहता है कि अगर फैमिली में फाइब्रॉइड की हिस्ट्री है तो फाइब्रॉइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई इंजरी हुई है तो इंजरी के बाद जो सेल्स ग्रो कर रहे हैं या सेल्स प्रोलिफरेट कर रहे हैं, जिसे हम सेल प्रोलिफरेशन कहते हैं, तो उसकी वजह से भी फाइब्रॉइड बन सकता है। अब कुछ रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, यानी कि कुछ फीमेल्स में फाइब्रॉइड बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो कौन सी फीमेल्स होती हैं? तो सबसे पहले अगर जो मेनार्के है, जो प्यूबर्टी है, यानी कि फीमेल्स को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाएं तो उनको आगे चल के फाइब्रॉइड बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर मोटापा है यानी कि ओबेसिटी है तो इससे भी फाइब्रॉइड बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तब भी ये पॉसिबल हो सकता है। अगर बार बार यूट्रस में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो
तो उस कारण से भी फाइब्रॉइड बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो कॉज है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। बिकॉज फीमेल्स की जो बॉडी है, पूरा ही जो ओव्यूलेशन होता है या प्रेगनेंसी है, हर चीज़ वो इन हार्मोन्स यानी कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन से चलती है। और अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसके कारण भी यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होने के रिस्क रहते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि इसके क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। फाइब्रॉइड्स के जो सिम्टम्स होंगे तो वो कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं इस बात पे कि फाइब्रॉइड्स आपका कितना बड़ा है या कहाँ पे है, उसके हिसाब से इसके सिम्टम्स होंगे। यानी कि अगर आपका फाइब्रॉइड बड़ा है तो आपको कमर में दर्द हो सकता है, बैक एक हो सकता है, जो दर्द है वो पैरों तक भी जा सकता है। अगर फाइब्रॉइड जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको दबा रहा है तो यूरिन के जो सिम्टम्स होते हैं वो भी आप में देखने को मिल सकते हैं। यानी कि बार बार आपको यूरिनेशन की डिज़ायर हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि आपको यूरिन करने में दिक्कत हो। तो दोनों ही केसेस में ये पॉसिबल हो सकता है। अगर फाइब्रॉइड रेक्टम में प्रेशर दे रहा है तो उसके कारण भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। साथ में फाइब्रॉइड्स में हमें ये देखने को मिलता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें भी इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं। यानी कि जो साइकिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। जो ड्यूरेशन है मेंसेस का तो वो 7 दिन से भी ज़्यादा तक चलता है। कई बार क्लॉट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। तो ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एक नॉर्मल जो हेल्दी साइकिल होती है वो 28 दिन की साइकिल मानी गई है, बट फाइब्रॉइड्स वाले केसेस में हर 15 दिन में मेंसेस आ सकते हैं या 20 दिन में भी मेंसेस आ सकते हैं। यानी पूरी जो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वही डिस्टर्ब हो जाती है, बिकॉज यूट्रस जो है उसके अंदर फाइब्रॉइड्स डेवलप हो जाते हैं। दोस्तों मैरिड लेडीज़ के अंदर एक और जो कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलती है वो है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चा नहीं होना, यानी कि कंसीव नहीं हो पाना। बिकॉज यूट्रस की जो वॉल है उसके ऊपर जगह जगह फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, तो जो फीटस या जो एम्ब्रियोज हैं ये प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते हैं। और अगर कभी प्रेगनेंसी हो भी गई तो 2nd मंथ, 3rd मंथ या 4th मंथ में एबॉर्शन कराना पड़ जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर फाइब्रॉइड है तो वो प्रेगनेंसी को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो देखिए कई बार क्या होता है कि एक छोटा सा फाइब्रॉइड है और जो फीमेल है उन्होंने कंसीव किया है, वो प्रेग्नेंट है, तो जैसे जैसे जो यूट्रस है वो ग्रो हो रहा है, जो फीटस है वो ग्रो हो रहा है, तो उसके साथ साथ जो फाइब्रॉइड है उसका भी साइज़ बढ़ रहा है। और क्या होता है कि डिलीवरी के बाद फिर वो जो बढ़ा हुआ साइज़ है तो वो फिर घट जाता है। वो बढ़ता क्यों है? क्योंकि जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो प्रेगनेंसी के टाइम बॉडी में बढ़ जाता है, तो उस वजह से ऐसा होता है। कई बारी क्या होता है, अगर फाइब्रॉइड बड़ा है तो उसकी वजह से अगर किसी फीमेल ने कंसीव किया है तो मिसकैरेजेस या एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि फाइब्रॉइड का साइज़ बड़ा है। कई बार हम देखते हैं कि किसी फीमेल को फाइब्रॉइड है और उनको जब मेनोपॉज हो गया है तो उसके बाद जो फाइब्रॉइड का साइज़ है वो छोटा हो गया है, यानी कि वो श्रिंक हो गया है, क्योंकि जो हार्मोन है वो बॉडी में कम हो गया है। तो ये फाइब्रॉइड अगर है तो ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, प्रेगनेंसी बिल्कुल हो सकती है। इट्स जस्ट दैट फाइब्रॉइड अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है तो उसमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ता है, देखना पड़ता है कि फाइब्रॉइड का क्या लोकेशन है और किस तरह वो प्रेगनेंसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि इसके डायग्नोसिस क्या होते हैं। फ्रेंड्स, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है यूएसजी, जिसे हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। यूएसजी के माध्यम से सबसे अच्छे तरीके से यूट्राइन फाइब्रॉइड्स का बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसके साथ ही कुछ लोग एमआरआई भी करवाते हैं, तो एमआरआई के माध्यम से भी यूट्राइन फाइब्रॉइड्स का पता लगाया जा सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर फाइब्रॉइड्स हैं तो हमें उसके लिए क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स उठाने चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज़, हम लोग जो खाना यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर उसमें तरह तरह के केमिकल्स मिले होते हैं, जो कि फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस का रीज़न बन जाते हैं और उस कारण की वजह से फीमेल में यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यूट्राइन फाइब्रॉइड्स को रोकने का यही है कि फीमेल्स अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करें जिससे उनमें यूट्राइन फाइब्रॉइड्स को रोका जा सके, जैसे कि फ्रूट्स का शामिल करना, वेजिटेबल्स को शामिल करना, सेरेमाइड्स, विटामिन ए, विटामिन सी,
विटामिन ई को शामिल करना, ये जिन चीज़ों में पाए जाते हैं, अगर उनको हम अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स को होने से हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एक्टिव लाइफस्टाइल को मेंटेन करना। दोस्तों, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिज़िकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज डेली करनी है। ये नहीं कि कभी कर लिया और कभी नहीं किया। डेली अपना जो रूटीन है उसे फॉलो करना है। आप नॉर्मल वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, बट उसको आपको रेगुलरली मेंटेन करना है। और क्या कर सकते हैं, जितना हो सके जो भी रियल फूड है, यानी जो भी ताज़े फल हैं या ताज़ी सब्ज़ी हैं, उनका सेवन जितना ज़्यादा आपसे हो सकता है उतना आप करें। अब हम अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो आपने सुना होगा कि फाइब्रॉइड्स के लिए सर्जरी रिकमेंड की जाती है। और बेस्ट पार्ट जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि होम्योपैथी में यूट्राइन फाइब्रॉइड्स का क्या ट्रीटमेंट है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगी कि जो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हैं, इससे आपको बिल्कुल डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होम्योपैथिक मेडिसिन से बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाते हैं और आपको किसी भी तरह की सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इसमें आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हैं वो यूजुअली बिनाइन होता है। बिनाइन यानी कि जो कैंसरस नहीं होते हैं, और दूसरा होता है मैलिग्नेंट, जिसमें कि कैंसरस भी हो सकते हैं। यूजुअली ये देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो फाइब्रॉइड्स होते हैं वो बिनाइन होते हैं, बट रेयर केसेस में ये यूट्रस का कैंसर भी हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा है और आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं तो आपको एटलीस्ट एवरी 2 मंथ्स में सोनोग्राफी ज़रूर कराना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि कहीं लगातार इसका साइज़ तो नहीं बढ़ रहा है। अगर ये बढ़ता जा रहा है तो हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए कि कहीं ये कैंसरस तो नहीं हो गया है। तो उस केस के अंदर इमीडिएटली आपको सर्जरी या दूसरे ऑप्शंस में भी जाना पड़ सकता है, जो कि बहुत रेयर केसेस के अंदर होता है। दोस्तों, अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे। इसमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है और हम कुछ उन मेडिसिन की बात करेंगे जिसको लेने से आपके यूट्राइन फाइब्रॉइड्स बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो पहली जो मेडिसिन है वो है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना मदर टिंचर। कई बार क्या होता है कि फाइब्रॉइड्स के साथ ऐसा लगता है कि कुछ नीचे की तरफ आ रहा है, प्रोलैप्स सा हो रहा है, या जिसे हम कहते हैं बेयरिंग डाउन सेंसेशन। ऐसा लगता है कि कुछ नीचे की तरफ गिर रहा है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स हों, प्रोलैप्स जैसा फीलिंग हो, तो उस केस में फ्रैक्सिनस अमेरिकाना एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। हमें इसका मदर टिंचर लेकर आना है और इसकी 10-10 बूंदें दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर पेशेंट को देना है। हमेशा ये याद रखना है कि जब भी पेशेंट को ये मेडिसिन दें तो 20 मिनट पहले से 20 मिनट बाद तक उन्होंने कुछ भी ना खाया हो। ये मेडिसिन आपको 2 से 3 महीने तक कंटिन्यूअस लेनी है, जिससे उनके यूट्रस में होने वाले फाइब्रॉइड्स ठीक हो जाएंगे और पेशेंट को ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन है वो है थैलेप्सीबर्सा पास्टोरिस मदर टिंचर, जो हैवी ब्लीडिंग में बहुत अच्छे से काम आती है। अब इस मेडिसिन में क्या होता है कि जो साइकिल्स हैं, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो है, वो इतना ज़्यादा हैवी होता है कि साइकिल्स चलते ही रहते हैं और नेक्स्ट साइकिल का टाइम आ जाता है, और जो साइकिल चल रहा था वो मे बी ख़त्म हो चुका है और 2-3 दिन बाद फिर से नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाता है। तो मतलब इतना ज़्यादा ब्लड फ्लो रहता है। अगर ऐसा है तो हम थैलेप्सीबर्सा पास्टोरिस दे सकते हैं। ये 10 बूंदें सुबह और शाम आधे कप पानी में मिलाकर पेशेंट को लेना है, जिससे कि उनके जो हैवी मेंसेस की प्रॉब्लम है वो कंट्रोल हो जाए। दोस्तों, जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है तूजा ऑक्सीडेंटालिस। तूजा ऑक्सीडेंटालिस बहुत ही कॉमन मेडिसिन है होम्योपैथी में, ट्यूमर्स के लिए, वॉट्स के लिए या किसी प्रकार की गठानों के लिए। तूजा का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसके भी जो रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे मिलते हैं। तूजा को हम 200 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। अब अगर फाइब्रॉइड्स की वजह से कमर में दर्द हो रहा है या बहुत ज़्यादा आपको बैकएक रहता है, तो उस केस में ट्रिलियम पेंडुलम या कालिका बहुत अच्छी मेडिसिन साबित हुई हैं। सो फ्रेंड्स, एज आई ऑलवेज से कि मेडिसिन होम्योपैथी में टोटली डिपेंड करते हैं कि आपके सिम्टम्स एंड प्रेजेंटेशन क्या है। जो मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं, इसके अलावा और भी मेडिसिन हैं, बट वो डिपेंड करता है आपके सिम्टम्स पे। और मैं आप सबको यही सजेशन दूंगी कि आप सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको अपनी किसी भी कंडीशन के लिए मेडिसिन लेनी है तो आप किसी फिजिशियन से कंसल्ट करके लें। अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है अपनी हेल्थ को लेकर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। आई होप मेरा वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों, अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ।
ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अभी के लिए अलविदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे हेल्थ से रिलेटेड किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।